नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। मोदी फिर पंजाब में, लेकिन किसान नेता नजरबंद क्यों? पंजाब के होशियारपुर में बीकेयू एकता सिद्धपुर के नेता कुलविंदर सिंह मछियाना को गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होशियारपुर रैली से पहले नजरबंद कर दिया गया। पंजाब सरकार ने मोदी की रैली के आसपास किसानों के आने पर पाबंदी लगा दी है। पंजाब सरकार ने होशियारपुर में किसानों को 10वीं ईयर सड़क और एक हाईवे उपलब्ध कराया है, जहां वे अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। मोदी को गुरुवार को ही आनंदपुर साहिब और लुधियाना में भी रैलियां हैं। बहरहाल बीकेयू दोआब से जुड़े किसान होशियारपुर और आसपास प्रदर्शन कर रहे हैं। बीकेयू दोआब में 30 मई को फगवाड़ा से सुबह किसान कारवां शुरू हुआ। इस खबर के पढ़े जाने तक फगवाड़ा रोड बाईपास चौक पर किसान जमा हो रहे थे। होशियारपुर में कई गोल चक्कर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ नेताओं को हिरासत में लेने या नज़रबंद करने की सूचनाएं हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी के काफिले को किसान द्वारा रोके जाने की घटना के बाद पंजाब पुलिस काफ़ी सतर्क हो गई है। उसके बाद से मोदी के पंजाब में होने वाले सभी कार्यक्रमों में ज़बरदस्त सुरक्षा बंदोबस्त किया जाता है। हाल ही में पटियाला में भी किसानों ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने उनको मोदी की रैली के पास पहुँचने नहीं दिया। इसी तरह जालंधर में भी व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए थे। देशद्रोह मामले में एक्टिविस्ट शरजील इमाम को जमानत, लेकिन जेल में ही रहेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ अलीगढ़ स्थित एएमयू और दिल्ली के जामिया क्षेत्र में कथित भड़काऊ भाषणों से संबंधित यूएपी और राजद्रोह मामले में शरजील इमाम को वैधानिक जमानत दे दी। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने इमाम की जमानत याचिका को मंजूरी दी। शरजील इमाम ने निचली अदालत में वैधानिक जमानत से इनकार करने के फैसले को चुनौती दी थी। लाइव लॉ के मुताबिक शरजील इमाम ने अधिकतम 7 साल की सजा की आधी अवधि काट लेने के आधार पर जमानत मांगी थी। इमाम पर जो धाराएं लगी है उनमें अधिकतम सजा की अवधि 7 साल है। हालांकि बुधवार को जमानत के बावजूद वह दिल्ली दंगों से संबंधित बड़े साजिश मामलों में अपनी कथित संलिप्तता के कारण जेल में ही रहेंगे, जिसमें यूपीए के आरोप भी शामिल हैं। वकील तालिब मुस्तफ़ा और अहमद इब्राहिम ने इमाम का प्रतिनिधित्व किया, जबकि एसपीपी रजत नायर ने दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व किया। मुस्तफ़ा ने तर्क दिया कि इमाम पहले ही अधिकतम 7 वर्षों में 4 साल जेल में रहे हैं। इसके विपरीत नायर ने तर्क दिया कि इमाम ने अपनी आधी सजा पूरी नहीं की है। सीआरपीसी की धारा 436A के स्पष्टीकरण का हवाला देते हुए तर्क दिया कि इमाम वैधानिक जमानत के लिए पात्र नहीं थे। नायर ने सुनवाई से पहले हिरासत में देरी के लिए भी इमाम को जिम्मेदार ठहराया और दावा किया कि 2022 में उनके कहने पर मुकदमे पर रोक लगा दी गई थी। केरल पहुंचा मानसून, 27 जून तक दिल्ली में आने की संभावना। राजधानी में हीट स्ट्रोक से पहली मौत, बीमार शख्स को 160 डिग्री बुखार था। देश के 7 राज्यों में गुरुवार को हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के कुछ हिस्सों, बिहार, झारखंड, उड़ीसा शामिल है। उत्तर पश्चिम राज्यों में भीषण गर्मी के बीच एक राहत की खबर आई है। केरल के मानसून पहुंचने की खबर। इसके अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और असम में 5 जून तक पहुंचने की संभावना है। दिल्ली में मानसून 27 जून तक आ जाएगा। इस बार मानसून पूर्वानुमान के एक दिन पहले आया है। आईएमडी ने 31 मई तक इसके केरल में पहुंचने की संभावना जताई थी। मानसून जल्दी आने के कारण रेमल साइक्लोन बताया जा रहा है, जो 26 मई को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में आया था। इससे पहले 30 मई 2017 को साइक्लोन मोरा के कारण मानसून समय से पहले आया था। 2023 में केरल में मानसून की एंट्री 7 दिनों की देरी के बाद 8 जून को हुई थी। आमतौर पर केरल में 1 जून को मानसून प्रवेश करता है और 5 जून तक देश के अधिकांश हिस्से को कवर कर लेता है। विपक्ष ने कहा, पीएम मोदी का 30 मई से मौन व्रत पर बैठना आचार संहिता का उल्लंघन। विपक्ष ने पीएम मोदी के 30 मई को तमिलनाडु में ध्यान करने जाने को चुनावी स्टंट करार दिया है और इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। इसको लेकर अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला। उन्होंने कहा कि हमें अपनी शिकायत में चुनाव आयोग से कहा है कि साइलेंट पीरियड में कोई भी नेता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रचार नहीं कर सकता है। टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा है कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान का प्रसारण किया गया तो उनकी टीएमसी चुनाव आयोग से शिकायत करेगी। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में चुनाव आयोग से मिलने के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि वे 30 मई की शाम से मौन व्रत पर बैठेंगे, लेकिन हम सभी जानते हैं कि साइलेंट पीरियड 30 मई से शुरू होगा और इस बीच ऐसी घोषणा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। बता दें कि पीएम मोदी गुरुवार को तमिलनाडु के कन्याकुमारी तट पर स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल का दौरा करेंगे। वह 3 दिनों तक एक प्रतिष्ठित ध्यान मंडप में ध्यान करेंगे। जिस तरह पीएम मोदी ने 2019 में केदारनाथ और 2014 में प्रतापगढ़ गए थे, इस बार भी प्रधानमंत्री
लगातार लोकसभा चुनाव के प्रचार के बाद कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाएंगे। प्रधानमंत्री का यह कन्याकुमारी दौरा 30 मई से 1 जून तक होगा। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी 30 मई को तिरुवनंतपुरम पहुंचेंगे और शाम 4:35 बजे MI-17 हेलीकॉप्टर से कन्याकुमारी पहुंचेंगे। वे शाम 6:34 बजे सूर्यास्त देखेंगे। मोदी 1 जून को दोपहर 3:30 बजे कन्याकुमारी से लौटेंगे। हिमाचल की मंडी सीट पर किसका पलड़ा भारी, कंगना या विक्रमादित्य का? मंडी सीट पर एक तरफ हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे दिवंगत वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की पसंद बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत है। विक्रमादित्य को जहां अपने पिता के काम पर भरोसा है, तो कंगना रनौत को प्रधानमंत्री मोदी के नाम और उनकी उपलब्धियों पर। देश के दूसरे सबसे बड़े निर्वाचन क्षेत्र वाली सीट मंडी में लड़ाई राजा साहब की विरासत और पीएम नरेंद्र मोदी के वफादारों के बीच है। यही दोनों के चुनाव पर भी नजर आता है। कंगना जहां पीएम मोदी के नाम का बार बार जिक्र कर रही हैं, उनके नाम पर वोट मांग रही हैं और प्रधानमंत्री की कथित उपलब्धियों का जिक्र कर रही हैं। कंगना द्वारा जारी किए गए एक पोस्टर पर टैगलाइन है, अतीत की नींव पर भविष्य का निर्माण। कुछ इसी तरह का पोस्टर विक्रमादित्य का भी है। पोस्टर में मतदाताओं से एक मजबूत अतीत की नींव पर बेहतर भविष्य बुनने का आह्वान किया गया है। हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे दिवंगत वीरभद्र सिंह की तस्वीर वाले इस पोस्टर में आगे उनके बेटे और कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह की तस्वीर है। पारंपरिक तौर पर मंडी कांग्रेस की गढ़ रही है। 5 बार सांसद रहे वीरभद्र सिंह का यहाँ के मतदाताओं के साथ भावनात्मक जुड़ाव बना हुआ है। हिमाचल सरकार में लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह अपने पिता की विरासत का लाभ उठाने के अलावा अपनी खुद की छवि बनाने में भी कामयाब रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह 2022 के चुनाव में शिमला ग्रामीण से दूसरी बार विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं और हिमाचल प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। पुणे पोर्ट्स केस, ब्लड सैंपल बदलने वाले डॉक्टर सस्पेंड, दोनों डॉक्टर जेल में हैं। पुणे पोर्ट्स कार हादसे में नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल बदलने के आरोपी ससून अस्पताल के डॉक्टर अजय तावड़े और श्रीहरि हलनोर को सस्पेंड कर दिया गया है। अस्पताल के डीन डॉक्टर विनायक काले को छुट्टी पर भेज दिया गया है। डॉक्टर तावड़े अस्पताल के फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट का प्रमुख और डॉक्टर हलनोर चीफ मेडिकल ऑफिसर था। दोनों को अस्पताल के एक स्टाफ अतुल घाटकाले के साथ 27 मई को गिरफ्तार किया गया था। तीनों 30 मई तक पुलिस हिरासत में है। तीनों ने नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल को डस्टबिन में फेंककर किसी और के ब्लड सैंपल से बदल दिया था। पुणे के कल्याणकारी नगर इलाके में 18 से 19 मई की रात 17 साल 8 महीने के एक लड़के ने IT सेक्टर में काम करने वाले बाइक सवार युवक युवती को टक्कर मारी थी, जिसमें दोनों की मौत हो गई थी। घटना के समय आरोपी नशे में था। वह 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चला रहा था। मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हसन मुशर्रफ ने बुधवार को 29 मई को बताया कि नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल में हेरफेर की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपी है, जिसके आधार पर डॉक्टरों को सस्पेंड किया गया है। JJ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल की डीन डॉक्टर पल्लवी सप्ले कमेटी की अध्यक्षता कर रही थी। उनके अलावा ग्रांट मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर गजानन चौहान और छत्रपति शिवाजी संभाजी नगर सरकारी मेडिकल कॉलेज के स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर डॉक्टर सुधीर चौधरी इसके सदस्य थे। पीएम मोदी ने फिर विवाद वाला बयान दिया। लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी ने अब महात्मा गांधी को भी नहीं छोड़ा। अब तो महात्मा गांधी को लेकर ही अजीबोगरीब बात कह गए। उन्होंने कह दिया कि महात्मा गांधी को दुनिया भर के लोगों ने फिल्म बनने के कारण जाना, पहले कोई भी नहीं जानता था। प्रधानमंत्री मोदी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि महात्मा गांधी एक महान आत्मा थे। क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेदारी नहीं थी कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता था कि महात्मा गांधी को। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया को क्यूरियोसिटी हुई कि कौन क्या है। हमने नहीं किया। उन्होंने आगे कहा, आज दुनिया मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला को जानती है तो गांधी उनसे कम नहीं थे। और आपको यह स्वीकार करना होगा, मैं दुनिया भर की यात्रा करने के बाद यह कह रहा हूँ कि गांधी और उनके माध्यम से भारत को मान्यता मिलनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री मोदी ने ABP न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में यह बात कही है। उन्होंने विपक्ष की भारत की संस्कृति और मूल्यों की समझ के बारे में एक सवाल के जवाब में यह कहा, मोदी ने महात्मा गांधी को उस तरह से प्रचारित न करने के लिए पिछली कांग्रेस नीति सरकार की आलोचना की जिसके वे हकदार थे। बता दें कि रिचर्ड एटनबरो ने 1982 में फिल्म गांधी बनाई थी। तो सवाल यह है कि क्या 1982 से पहले गांधी को कोई नहीं जानता था? दरअसल प्रभावशाली राजनीतिक नेता मोहनदास करमचंद गांधी इतिहास में शांति और अहिंसा के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध हैं। वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने वाले सबसे प्रमुख व्यक्तियों में से एक हैं। उल्लेखनीय है कि गांधी को 1937 और 1948 के बीच प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 5 बार नामांकित किया गया था, लेकिन उन्हें कभी पुरस्कार नहीं मिला। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने महात्मा गांधी के बारे में लिखा था, आने वाली पीढ़ियां मुश्किल से ही यह विश्वास कर पाएंगी कि हार मार से बना ऐसा कोई व्यक्ति भी कभी धरती पर आया था।
किम जोंग गुब्बारों से साउथ कोरिया में कचरा भिजवा रहे। 24 घंटों में 150 बलून पहुंचे। साउथ कोरिया बोला यह हमारी सुरक्षा को खतरा। नॉर्थ कोरिया अपने पड़ोसी देश साउथ कोरिया में बैलून के सहारे कचरे के बैग भेज रहा है। साउथ कोरिया की मिलिट्री ने इस बात की पुष्टि की है। अमेरिकी मीडिया CNN के मुताबिक मंगलवार रात को नॉर्थ कोरिया ने पहली बार बैलून पहुंचने शुरू हुए थे। इसके बाद बुधवार सुबह यहां 150 गुब्बारे देखे गए। साउथ कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने इसकी तस्वीरें भी जारी की हैं। इसमें 2 बड़े गुब्बारे को रस्सी से बांधा गया है। इस रस्सी में एक प्लास्टिक बैग भी बंधा है जिसमें कचरा भरा हुआ है। इससे साउथ कोरिया की कई सड़कों पर कूड़ा इकट्ठा हो गया है। साउथ कोरिया की सरकारी एजेंसियां इसकी जांच कर रही है। JCS ने कहा कि ऐसा करके नॉर्थ कोरिया अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है, साथ ही यह हमारे देश के नागरिकों की जान के लिए भी खतरा है। JCS ने कहा कि वे नॉर्थ कोरिया अपनी हरकत रोकने की चेतावनी देते हैं। अगर इसकी वजह से साउथ कोरिया को कोई भी नुकसान हुआ तो इसके लिए वही जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा साउथ कोरिया की क्षेत्रीय सरकारों ने उत्तरी प्रांत में रह रहे नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया है। उन्हें किसी भी संदिग्ध सामान से दूर रहने की सलाह दी गई है। नॉर्थ कोरिया के स्टेट मीडिया KCNA के मुताबिक तानाशाह किम जोंग ने यह कदम इसीलिए उठाया क्योंकि साउथ कोरिया अक्सर अपने प्रोपेगेंडा से जुड़े पर्चे नॉर्थ कोरिया पहुंचाता रहा है। दिल्ली में तापमान 52.3 डिग्री पहुंचा। मौसम विभाग जांच रहा सेंसर। दिल्ली में भीषण गर्मी नई ऊंचाई पर पहुंच गई। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के मुंगेशपुर में बुधवार को अब तक का सबसे अधिक तापमान 52.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। एक दिन पहले ही यह तापमान करीब 50 डिग्री था। दिल्ली में इतना तापमान अब तक दर्ज नहीं किया गया था। राजस्थान के फलोदी क्षेत्र में भले ही 50 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया जाता रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मुंगेशपुर स्थित स्वचालित मौसम केंद्र ने दोपहर 2:30 बजे के आसपास 52 डिग्री से ज़्यादा तापमान दर्ज किया है। मुंगेशपुर स्थित स्वचालित मौसम केंद्र पर तापमान 50 डिग्री के पार पहुंचने के बाद भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने कहा कि ऐसा सेंसर में त्रुटि या स्थानीय कारक के कारण हो सकता है। उसने कहा है कि वह डाटा और सेंसर की जांच कर रहा है। इससे एक दिन पहले मंगलवार को मुंगेशपुर और उत्तरी दिल्ली के नरेला में अधिकतम तापमान 49.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इसके बाद दक्षिण पश्चिम दिल्ली के नजफगढ़ में 49.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मंगलवार को दक्षिण दिल्ली के आया नगर और दिल्ली विश्वविद्यालय के पास रीच पर वेधशालाओं में दर्ज किए गए उच्चतम अधिकतम तापमान ने अपने पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। आया नगर में मंगलवार को अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो स्टेशन पर दर्ज किया गया अब तक का सबसे अधिक तापमान है। इसने मई 1988 में इस स्टेशन पर दर्ज किए गए 47.4 डिग्री के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। योगेंद्र यादव ने कहा यूपी में भाजपा 40 सीटों तक जा सकती है। यूपी में 6 चरणों का लोकसभा चुनाव हो चुका है और आखिरी चरण का चुनाव 1 जून को है। तमाम टीवी चैनल लगातार तरह तरह के संकेत कर रहे हैं कि यूपी में भाजपा शानदार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव की राय इससे अलग है। यूपी को लेकर उन्होंने अपने अनुमानों में कई बार फेरबदल किया है। उत्तर प्रदेश में जब 4 चरणों में 39 सीटों का चुनाव पूरा हो गया तो योगेंद्र यादव ने बताया था कि भाजपा की हालत पतली है। यूपी तक, जो आज तक चैनल का ही हिस्सा है, उस पर यादव ने उस समय कहा था कि भाजपा को 15 से 20 सीटों का नुकसान हो सकता है। जनता मोदी को लेकर उदासीन है, जबकि इसके पहले लोग मोदी पर बातचीत में उत्साह दिखाते थे। उन्होंने कहा कि यूपी में मोदी से ज़्यादा योगी आदित्यनाथ लोकप्रिय हैं। 6 चरणों के मतदान के बाद योगेंद्र यादव ने यूपी को लेकर अपने आकलन में बदलाव किया है। ABP न्यूज़ पर उन्होंने बुधवार 29 मई को कहा कि 1000 किलोमीटर घूमने के बाद मैं कह सकता हूं कि इस बार यूपी में भाजपा का वोट खिसक रहा है। इस बार भाजपा की लीड घटकर 5 से 6% हो जाएगी। योगेंद्र यादव ने कहा कि इसका अर्थ यह है कि भाजपा 50 से 52 सीटों से ज़्यादा नहीं पा सकेगी। अगर भाजपा के वोटिंग फीसदी में कमी आई तो यूपी में सीटों की संख्या 40 तक रह जाएगी। मतदाता से बातचीत ही एकमात्र जरिया है जिसके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि माहौल क्या है। योगेंद्र यादव ने भी यही शैली अपनाई। उन्होंने उन लोगों से बात की जो इस चुनाव से पहले भाजपा को वोट दे चुके थे या मोदी भक्त थे। योगेंद्र यादव से ऐसे जितने लोगों से बात की, उन्होंने खुलकर नाराजगी जताई और कहा कि वो कांग्रेस और सपा को वोट देंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।